तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग अभी तक जो बात कर लिए एक बार जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट किया। इन्फ्लोरेसेंस के साथ ही हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट जो आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये कंप्लीट किए। इनके बारे में समझा कि ये कैसे होते हैं, क्या होता है, कुछ टेक्निकल जो टर्म थी वो भी मैं साथ साथ क्लियर किया आपके साथ। अभी प्लांट मॉर्फोलॉजी में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक आए थे, आपने ध्यान दिया होगा। एक एस्टिवेशन आया था और एक हमारा आया था प्लेसेंटेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इनको भी हम क्लेरिफाई कर चुके। अभी एज पर जो आपका सिलेबस है उसमें एक फैमिली को डिस्क्राइब करना है। तो एक प्लांट, एक फैमिली, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको आज के टॉपिक में समझाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, और फैमिली हमारी होगी फैबेसी। फैबेसी फैमिली को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि प्लांट किंगडम होगा, प्लांट किंगडम में डिवीजन होंगे। डिवीजन के अंदर आती हैं हमारी बहुत सारी क्लासेज, हर डिवीजन को क्लास में बांटा गया। क्लास के बाद आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर आती हैं बहुत सारी फैमिली। हर फैमिली के अंदर अगर हम बात करें तो फैमिली के अंदर आते हैं जीनस, और हर जीनस के अंदर आते हैं स्पीसीज। ठीक है, हमको ये हायरार्चिकल सिस्टम याद था। तो अगर एक फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो एक फैमिली के अंदर तो बहुत सारे जीनस होंगे। हाँ, ये बहुत सारे अलग अलग जीनस होंगे। मतलब जीनस का मतलब प्लांट अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे एक ही फैमिली में। तो हमारे पास एक फैमिली है, उस पूरी फैमिली को डिस्क्राइब करना है, मॉर्फोलॉजिकल टेक्निकल टर्म हमको यूज करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर इस फैमिली के पौधे, चूँकि कई अलग अलग टाइप के पौधे इस फैमिली में आ रहे हैं, तो इस फैमिली के पौधे इस दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं। क्या वो कोई एक लोकल प्लेस है कि दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इसके पौधे देखने में कैसे दिखते हैं, क्या वो छोटी साइज के हैं, क्या वो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, या वो झाड़ी के रूप में है, श्रब के रूप में है, हर्ब के रूप में है। तो हमको ये एक जनरल उसका एक इंट्रोडक्शन देना होता है फैमिली का। अगर फैमिली का कोई और अदर नेम है या किसी और नाम से वो फेमस है तो वो भी हमको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस फैमिली के जो पौधे होते हैं उनकी रूट कैसी होती है, उनका स्टेम कैसा होता है, उनकी लीव्स कैसी होती हैं, क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी फैमिली में तो कई सारे प्लांट हैं, तो किसी की रूट कैसी होगी, किसी की कैसी होगी, किसी का स्टेम में कुछ अलग होगा, किसी के स्टेम में कुछ अलग होगा, लीव्स में भी कुछ अलग होगा। तो ये एक जनरल हम फैमिली की बात करते हैं जब हम रूट, स्टेम, लीव्स इनके बारे में बात करते हैं। और जब हम आगे चलकर लीव्स के बाद जब हम फ्लावर की बात करते हैं और फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो फ्लावर के अलग अलग पार्ट को हम बात करेंगे। फ्लावर में कैलिक्स कैसा है, कितना है, कोरोला कैसे हैं, कितने हैं, एंड्रोशियम कैसे हैं, गाइनोशियम कैसे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये फ्लावर भी अलग अलग पौधों के अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे। तो हमने क्या किया कि इस फैमिली में से एक जो मेन प्लांट होता है उस प्लांट का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, केवल एक प्लांट फिक्स कर लेते हैं और उस प्लांट के फ्लावर को केवल डिस्क्राइब करते हैं। जब हम फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर को डिस्क्राइब करने की बात करेंगे, तो हमको इस फैमिली का एक जो मेन इंपॉर्टेंट पौधा होता है उस पौधे को हमें जानना पड़ेगा, उसका नाम याद रखना पड़ेगा, और उस पौधे में जैसा फ्लावर आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे।
हो सकता है इसी फैमिली का कोई दूसरा पौधा हो, उसका फ्लावर कुछ अलग वैरायटी रखता हो, अलग फीचर्स उसके होंगे, हमको वो बाकी के याद नहीं रखने। रूट में, स्टेम में, लीव्स में तो हम कॉमन बात करेंगे, लेकिन जब फ्लावर की बात करेंगे तो हमारा इस फैमिली का एक स्पेसिफिक पौधा हो जाएगा और उस पौधे का जो फ्लावर होगा उसका हम डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे, इसको समझेंगे। तो ये एक कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको समझना जरूरी था। तो शुरू करते फैबेसी। फैबेसी जो फैमिली है, तो सबसे पहले इस फैमिली का हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर फैबेसी फैमिली है कौन सी। तो हमने लिखा फैबेसी, ये नाम काफ़ी फेमस है, फैबेसी। ठीक है, प्लांट की फैमिली में एसी शब्द होना चाहिए, ऐसा हमने एक ट्रेडिशन बनाया हुआ है। तो एसी शब्द जोड़ने के लिए इसका जो पुराना नाम था वो हमको चेंज करना पड़ा। पुराने समय में इस फैमिली को हम लेगुमिनोसी बोलते थे, लेगुमिनोसी। ध्यान देना, ऐसा एसी जैसा तो लग रहा है लेकिन एसी नहीं है, मिनोसी हो गया था। तो ये नाम थोड़ा सुटेबल नहीं लग रहा था, फैमिली के हिसाब से नहीं हो रहा था, तो लेगुमिनेसी को ही हमने बाद में कन्वर्ट करके क्या बोल दिया, फैबेसी। ये इसका ओल्ड नेम था। और ओल्ड नेम में हमको काफ़ी सारी जानकारी छुपी हुई है। हम जानते हैं लेगुमिनेसी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं और लेग्यूम प्लांट्स की रूट में नोड पाई जाती हैं और उन नोड में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। शायद ऐसा हमने जूनियर में पढ़ा था। लेगुमिनेसी जो फैमिली है उसमें लेग्यूम प्लांट्स आते हैं। लेग्यूम प्लांट्स बोले तो दाल वाले, जितनी भी पल्सेज हैं, दाल जिनको बोलते हैं, वो सभी पौधे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, जनरल नेम हो जाएगा इसका पल्स फैमिली या दाल वाली फैमिली, आप इसको जनरल बोल सकते हैं। पुराना नाम इसका लेगुमिनेसी हो जाएगा। और इस फैमिली के पौधे पूरी दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। कोई पौधा कहीं पाया जाएगा, कोई कहीं पाया जाएगा, लेकिन वो इस फैमिली का है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस फैमिली के पौधे दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। अब जो इस फैमिली के पौधे होते हैं उनकी वेजिटेटिव फीचर क्या है। वेजिटेटिव पार्ट पौधे के कौन कौन से होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हो गया फ्लावर, और जो बाकी के प्लांट के पार्ट हैं उनको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। उनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से अब हम वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन करने जा रहे फैबेसी पौधों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन पौधों का शेप कैसा होता है, आखिर ये कितने बड़े होते हैं, शेप कैसा होता है। तो हम बात करेंगे इस फैमिली के कुछ पौधे तो ट्री के रूप में भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो श्रब या झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पौधे हर्ब होते हैं। हर्ब मतलब बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, छोटा सा पौधा होता है, जैसे टमाटर का पौधा होता है ना, उस साइज का होता है, बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है। जो श्रब होती है उसकी हाइट तो कम होती है लेकिन स्टेम काफ़ी हार्ड होता है इसका, और ट्री तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इस फैमिली के पौधे कहीं ना कहीं तीनों ही शेप में पाए जाते हैं। अलग अलग पौधे हैं, कोई ट्री में, कोई श्रब में, कोई हर्ब में मिल सकता है। एक खास बात जरूर जो मैंने इस फैमिली का शुरू में बता दिया कि इनकी रूट में नोड्यूल पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठ पाई जाती हैं, और उन गांठ में बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। वो बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, बदले में पौधा उन बैक्टीरिया को खाने के लिए फूड देता है और रहने के लिए जगह देता है। तो एक दूसरे को बेनिफिट करने वाला रिलेशन होता है। हमने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन नोड्यूल के अंदर होता है। पेड़ है, पेड़ की रूट है, रूट में गांठ पाई जाती हैं छोटी छोटी, उन गांठ में
ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एक कॉमन हो गया, दाल के जितने भी पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इन पौधों में कभी भी हमको बाहर से अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए अब थोड़ा स्टेम के बारे में बात करें, इन पौधों का स्टेम कैसा होता है। तो स्टेम की बात करते हैं तो खास तौर पे एक शब्द यहाँ पे मिलेगा आपको, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब एकदम सीधा लंबा इलोंगेटेड स्टेम होता है, सीधा। कई बार वो अगर सॉफ्ट स्टेम है पौधे का तो क्लाइंबर के रूप में काम करता है। क्लाइंबर मतलब जो किसी दूसरे पौधे का सपोर्ट लेके इस तरह से जो बनता है, इसको क्लाइंब करता है, दूसरे पौधे का सहारा लेके, या दूसरे कोई लकड़ी हो सकती है, कोई लोहा हो सकता है, उसका सहारा सपोर्ट लेके जो क्लाइंब करता है, धीरे धीरे ऊपर जो बढ़ता है, जिनको हम बेल बोलते हैं। बेल क्या है, किसी को पकड़ के ऊपर चढ़ती हैं, तो उन पौधों को हम क्लाइंबर बोलते हैं। तो पौधे अपने आप सीधे खड़े होने वाले भी होते हैं और कुछ पौधे क्लाइंबर के रूप में भी पाए जाते हैं। मुझे लग रहा है स्टेम दोनों टाइप का होता है इस फैमिली का, आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम थोड़ा लीव्स के बारे में बात करते हैं। इस फैमिली के पौधे जो हैं उनकी लीव्स कैसी होती है। तो सीधा सिंपल याद रखिए कि फैबेसी जो है दाल वाली फैमिली है, और दाल के बीज को जब हम तोड़ते हैं तो हमको 2 कॉटिलिडन्स दिखाई देते हैं। 2 कॉटिलिडन्स होते हैं दाल में, चाहे वो मटर है, चाहे वो चना है, चाहे वो उड़द है। हाँ, 2 कॉटिलिडन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब ये डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट में ये आएगा, क्लास होगी डाइकॉट, और इस क्लास की फैमिली है जिसका नाम है फैबेसी। तो लीव्स कैसी होंगी, लीव्स में वेनेशन डाइकॉट में हमेशा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वेनेशन। अब सवाल ये आता है वेनेशन क्या होता है। जब आप इन पौधों की पत्तियों की बात करेंगे तो इन पौधों की पत्तियां कुछ इस टाइप की होती हैं, जिनमें एक मिड रिब होती है और बहुत सारी इस तरह की रिब्स निकलती हैं, और इनका एक नेटवर्क पाया जाता है इसमें, इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड इस तरह से। तो एक जाल के रूप में वेनेशन, वेन का अरेंजमेंट होता है लीफ के लेमिना पार्ट। लीफ के इस पार्ट को लेमिना बोलते हैं, लेमिना। लेमिना में ये जो पाइप से डले हैं इनको हम वेन बोलते हैं। हाँ, तो वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना पार्ट ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप। डाइकॉट प्लांट में जो मिलता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसा कि इस लीफ में आपको दिख रहा है। अगर ये पौधा मोनोकॉट फैमिली का होता, मोनोकॉट में होता, तो यहाँ पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देता। पैरेलल वेनेशन कैसा होता है, लीव जैसी होगी लंबी, उसमें एक रिब तो बीचों बीच में होगी काफ़ी मोटी, और बाकी रिब्स जो हैं वो इसके पैरेलल 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 होंगी इस तरह से। जैसे गेहूं की पत्ती को आप देखिए मोनोकॉट में, मक्का के अंदर देखिए, तो इस तरह से वो वेनेशन पाया जाता है। रेटिकुलेट नहीं है बल्कि पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये तो मोनोकॉट में मिलता है, ये डाइकॉट में मिलता है, और हमको पता है कि हमारी फैबेसी जो है वो डाइकॉट से बिलोंग करती है। इसका मतलब इस फैमिली के जितने भी पौधे हैं सबके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन ही पाया जाएगा, ये हमको याद होना चाहिए। अच्छा, इसकी बात करते तो इसकी पत्तियों में और क्या खासियत होती है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। रेटिकुलेट तो सब में होगा, लेकिन कुछ पत्तियां इसकी सिंपल होती हैं और कुछ पत्तियां इसकी कंपाउंड होती हैं। सिंपल भी होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। दोनों टाइप के अलग अलग पौधे पाए जाते हैं, किसी में सिंपल है, किसी में कंपाउंड है। सिंपल लीव्स का बहुत सिंपल है। देखो सिंपल लीव क्या होती है। सिंपल लीव में ये मान लीजिए आपका स्टेम है, इस स्टेम से लीफ की एक डंडी निकलती है, हम पेटियोल बोलते हैं। अब पेटियोल के आगे एक चौड़ा सा पार्ट होता है जिसे हम लेमिना बोलते हैं। ठीक है, आप लीफ वाला टॉपिक पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। ये पेटियोल होता है, लीफ की डंडी होती है, और ये इसका जो चौड़ा सा ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये लेमिना।
अब सिंपल लीफ में क्या होता है, इसकी जो मिड रिब होती है लीफ की लेमिना में, जो ये मिड रिब होती है, ये मिड रिब और ये लेमिना में कई बार इस तरह के इंसिजन पाए जाते हैं। ये जो इंसिजन है, ये कट 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 जैसे जो पाए जाते हैं लीफ में, ये कभी भी मिड रिब को टच नहीं करते। एक लेमिना पूरा एक कॉमन एक सरफेस होता है, लेकिन कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि स्टेम से जो लीफ निकलती है, मान लीजिए यहाँ से इसका लेमिना शुरू होना है, ये क्या है, इसका लेमिना पार्ट, ठीक है, और इसमें एक मिड रिब पाई जाती है, ये वाली, ये क्या है, मिड रिब। तो इसमें होता क्या है कि ये जो लेमिना पार्ट है वो इस तरह से जो ये कट कट जो लगाता है ना, तो ये कट इस मिड रिब को टच कर जाते हैं। अब फिर एक दूसरा पार्ट है वो इसको टच कर जाएगा, फिर एक तीसरा पार्ट है वो इसको टच कर जाएगा। ऐसे लगता है जैसे लेमिना धीरे धीरे टूट गया है, कट गया है और छोटे छोटे टुकड़े बना लेता है। जैसे आपने नीम की पत्ती में देखा होगा, लीफ, नीम के पेड़ की पत्ती को देखो तो पत्ती तो ये पूरी मिलकर एक है, लेकिन जब आप देख रहे तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं इस तरह से। तो ये एक लीफ में कॉमन एक लेमिना नहीं है, बल्कि लेमिना छोटे छोटे पार्ट में बट गया है। वो इंसिजन इतने ऐसे ऐसे हो गए थे कि वो इंसिजन मिड रिब को टच कर गए, और इन छोटे छोटे कंपोनेंट को हम बोलते हैं लीफलेट। इनको क्या बोलते हैं, लीफलेट। तो लीफलेट आर फाउंड अटैच्ड विद द रेकिस, इसको हम बोलते हैं रेकिस। जो मिड रिब है इसका नाम हो जाएगा रेकिस। तो अगर लीफ ऐसी पाई जाती है जिसमें कई सारे लीफलेट होते हैं, वो मिलकर एक लीफ बनाते हैं, तो इसको हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। और कंपाउंड लीव्स का जो ये वाला एग्जाम्पल है जो मैंने नीम से लिया, ये आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, पिन्नेटली लीफ, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। और इसका एग्जाम्पल एजेडिरिक्टा इंडिका, जिसे हम नीम का पौधा बोलते हैं। नीम सब लोग जानते हैं, मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, बड़ा कड़वा कड़वा होता है। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है। तो इस फैमिली के पौधे या तो इस टाइप की लीफ वाले हैं सिंपल, या फिर वो कंपाउंड लीव्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के मिलेंगे यहाँ पे आपको। और लीफ बेस में अगर बात करें, ये लीफ बेस कहलाएगा, लीफ जहाँ से निकल रही है। कई बार हम देखते हैं थोड़ा फूला हुआ सा पार्ट होता है, मोटा सा, यहाँ पर लीफ बेस में ऐसे लग रहा है कि लीफ बेस थोड़ा फूल गया है, स्वेलन आ गया। जैसे पीपल की पत्ती आप देखो, तो पीपल की पत्ती में उसका नीचे का जो पार्ट है फूला हुआ सा, वो आपको मोटा मोटा सा दिखेगा। इस लीफ के बेस को हम बोलते पल्वीनस लीफ। इसको क्या बोलते हैं, पल्वीनस। पल्वीनस मतलब लीफ बेस इफ फाउंड स्वेलन। अगर लीफ बेस में स्वेलन जैसी दिखाई देती है तो इसको हम पल्वीनस लीफ बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये टेक्निकल शब्द समझ में आए होंगे। फैबेसी पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं या तो सिंपल होती हैं या वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियां पल्वीनस प्रॉपर्टी शो करती हैं, जिसमें लीफ बेस फूला हुआ स्वेलन वाला पाया जाता है। इस फैमिली के सभी पौधों की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। रटने की बात नहीं है, समझने की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा रूट के बारे में भी बात कर लेते। रूट के बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं किए। तो रूट कैसी होगी डाइकॉट प्लांट की। रूट के अंदर क्या होता है कि जब रेडिकल से रूट निकलती है, मान लीजिए एक सीड था, सीड में से रेडिकल निकला, रेडिकल से रूट निकली, तो इस रूट को बोलते प्राइमरी रूट। हाँ, इससे जो स्टेम निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, इधर ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट निकला ये रेडिकल कहलाता है, जो इलोंगेट होके प्राइमरी रूट बनाता है। इस प्राइमरी रूट से बाद में एक सेकेंडरी रूट निकलती हैं। ये मान लीजिए इससे सेकेंडरी रूट निकल रही हैं, इधर से ऐसे, और सेकेंडरी रूट से फिर टर्शरी रूट निकल रही हैं। इन सेकेंडरी से जो निकल रही हैं वो टर्शरी रूट कहलाएंगी। टर्शरी से फिर क्वार्टरली इस तरह से निकल सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट का एक नेटवर्क बन रहा है।
और इस टाइप की रूट को, जिसमें एक प्राइमरी रूट से बाकी की ब्रांच निकलती हैं और रूट एक जाल जैसा बनाता है, इस रूट को हम टेप रूट सिस्टम बोलते हैं, टेप रूट सिस्टम। और डाइकॉट प्लांट में सभी में टेप रूट सिस्टम ही पाया जाता है, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। आखिर मोनोकॉट में क्या होता है? हमारी फैबेसी फैमिली तो डाइकॉट है, तो सभी पौधों में टेप रूट सिस्टम पाया जाएगा। लेकिन अगर ये फैमिली मोनोकॉट होती तो आपका ये जो रेडिकल निकलता है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। ये मान लीजिए स्टेम बन गया आपका, ये स्टेम बाद में, सीड तो आपका ख़त्म हो गया, ये आपका स्टेम बन गया। ये जो प्राइमरी रूट निकली ना, ये आपके धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाती है और इस स्टेम से यहाँ से अलग अलग रूट निकलती है एक ही जगह से। स्टेम के बेस में से अलग अलग रूट निकलती हैं और प्राइमरी रूट यहाँ शॉर्ट लिव्ड होती है, ख़त्म हो जाती है, और उसकी जगह ये अलग से रूट डायरेक्ट स्टेम से निकलती हैं। और ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है मोनोकॉट के अंदर। तो अभी हम डाइकॉट की फैमिली पढ़ रहे हैं, इसलिए सभी पौधों में टेप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको रूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया है। चलिए अब थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा जाए, खास तौर पे फ्लावर को देखा जाए कि इस फैमिली के पौधों के फ्लावर कैसे होते हैं। तो मैंने बताया कि फैमिली के हर पौधे के फ्लावर तो अलग अलग टाइप के होंगे। अब हमको एक स्पेसिफिक पौधा लेना पड़ेगा जो इस फैमिली से बिलोंग करता है, और हमने एक पौधे का नाम छांट लिया यहाँ पर, मटर का पौधा, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम किस पौधे को बोलते हैं? मटर के पौधे को बोलते हैं, पी प्लांट को हम बोलते हैं। तो मटर के पौधे को, उसका जो फ्लावर है, उस फ्लावर को अगर हम लेंगे तो उसमें क्या क्या दिखने वाला है, सबसे पहले उसको बात करेंगे। तो मटर का जो फ्लावर है, जब हम उसको देखते हैं तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल पार्ट भी मौजूद है प्लस उसमें फीमेल पार्ट भी मौजूद है, मतलब एंड्रोशियम भी है फ्लावर में और गाइनोशियम भी मौजूद है, तो ये बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाएगा। और मटर का पौधे का अगर सिमेट्री हम बात करें तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, केवल एक ऐसी जगह है जहाँ से फ्लावर को दो इक्वल में बांट सकते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री को मॉर्फोलॉजी में क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलेंगे। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री यहाँ दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? तो ये फ्लावर का एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब फ्लावर में 4 पार्ट होंगे, चूंकि ये बाइसेक्सुअल है, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो एक एक पार्ट को हम देखते हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। केवल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं और फ्लावर में भी हम केवल मटर के फूल की बात कर रहे हैं, बस केवल। बाकी फैमिली के पौधों के फ्लावर हो सकता है अलग अलग हों, हमें केवल पाइसम सटाइवम का फ्लावर देखना है। और उसमें जब हमने एक फ्लावर को तोड़ के उसकी कैलिक्स को चेक किया तो कैलिक्स उसमें 5 निकलती हैं। कितनी मिलती हैं? 5 मिलती हैं। और 5 में ये सब के सब क्या है? गेमोसिपेलस है। गेमोसिपेलस मतलब सभी जो सीपल हैं वो आपस में फ्यूज्ड पाई जाती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई पाई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं गेमोसिपेलस। गेमोसिपेलस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये अलग अलग पाई जाती तो उसको हम पॉलीसेपेलस कह सकते थे, लेकिन जब मटर का फूल तोड़ के हमने देखा तो सभी सीपल आपस में चिपकी हुई थी, इसलिए हमने उसको बोला कि मटर के फ्लावर में जो कैलिक्स है वो कैसा होता है? गेमोसिपेलस होता है। और इसका एस्टिवेशन कैसा होता है? सीपल्स का एस्टिवेशन मतलब एक सीपल दूसरे सीपल के साथ किस तरह से जुड़ा है। तो यहाँ पर हमको सीपल में अगर हम बात करते हैं तो वॉल्वेट टाइप का दिखाई देता है। वॉल्वेट, वॉल्वेट मतलब किनारे जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरह से, विदाउट ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से।
ठीक है। और ये भी फ्यूज्ड है, मतलब ये आपस में जुड़े हैं, इनको ऐसे आप जोड़ दीजिए। अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से जोड़ा है, तो मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया। ये सब आपस में फ्यूज्ड पाए जाएंगे, तो ये आपका जाइगोमॉर्फिक हो गया, सॉरी गेमोसिपेलस हो गया। हाँ, और लेकिन ओवरऑल पूरा फ्लावर जो है वो कैसा है, वो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो सीपल से तो बाइलेटरल नहीं बन रहा है, ये तो रेडियल टाइप का बन रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक बन रहा है। लेकिन हो सकता है अंदर बाद में जो पीटल्स आएंगे उनसे ये जाइगोमॉर्फिक बन जाएगा। तो इस सीपल की कहानी है कि इसमें 5 सीपल होंगे और पांचों वॉल्वेट टाइप से अरेंज होंगे, और सभी को आपस में जोड़ना है, इनको जॉइंट करना है। तो ये फ्लावर का फोटो भी हम बाद में बनाएंगे, फिलहाल हम कैलिक्स देख रहे हैं। ठीक है, अब कोरोला की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये समझ में आएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कोरोला मतलब पीटल्स की बात कर रहे हैं। तो एक मटर का फ्लावर जब हम देखते हैं तो 5 पीटल्स आपको दिखाई देंगे। सीपल भी 5 थे, पीटल भी 5 थे, और ये आपका पॉलीपिटेलस का एक अरेंजमेंट होगा। पॉलीपिटेलस मतलब सभी पीटल आपस में नहीं चिपके, हो सकता है एक आध चिपक रहा हो, लेकिन बाकी के अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको पॉलीपिटेलस बोलेंगे। ठीक है। और जो इनका एस्टिवेशन होगा, एस्टिवेशन इनका वैक्जिलरी टाइप का होगा, वैक्जिलरी एस्टिवेशन होगा। अब ये क्या है वैक्जिलरी एस्टिवेशन? वैक्जिलरी एस्टिवेशन में क्या होगा कि एक पीटल तो बहुत बड़ा होगा इस तरह से, और 2 बहुत छोटे होंगे जो आपस में चिपक जाएंगे, फ्यूज पाए जाएंगे ये वाले, और 2 अल्टरनेट होंगे, मतलब एक अंदर हिस्सा एक बाहर हिस्सा, एक अंदर से निकलेगा और एक बाहर आएगा, ओवरलैपिंग। तो 5 पीटल्स हो गए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और अंदर के जो दोनों छोटे पीटल हैं वो यहाँ कील के रूप में दिखाई देंगे। जब मैंने आपको वैक्जिलरी एस्टिवेशन पढ़ाया था तब भी आपको ये समझा दिया था कि ये कैसा होता है। मटर के पौधे में इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। बाकी के सब अलग अलग है, देखिए बाकी के फ्यूज नहीं है, ये फ्यूज नहीं है, यहाँ फ्यूज नहीं है, यहाँ फ्यूज नहीं है, मतलब ये पॉलीपेटलस है। हाँ, लास्ट के जो 2 हैं वो जरूर आपस में जॉइंट है, लेकिन वो कील बना रहे, और ये आपका वैक्जिलरी टाइप का एस्टिवेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम की, एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। थर्ड रो जो आएगी, थर्ड वाली रो, वो किसकी आएगी? एंड्रोशियम की आएगी। एंड्रोशियम की हर एक यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ईच यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। तो इस फ्लावर को जब हमने तोड़ के देखा और इसमें स्टेमन देखे तो स्टेमन 2 गुच्छों में पाए जा रहे थे, 2 बंडल बना रहे थे। 2 बंडल अगर स्टेमन आपस में जुड़कर 2 गुच्छे बना रहे तो इसको हम डाइडेल्फस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायाडेल्फस। ये डाइडेल्फस कंडीशन में स्टेमन पाए जा रहे हैं। और हर एक एंथर, अगर एक एंथर की बात करें तो उसमें ये 2 थीका पाई जा रही हैं, 2 लोब पाई जा रही हैं, बाई लोब्ड और डाइथीकस कंडीशन में ये स्टेमन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको थोड़ा दिमाग में रखना है। एंड्रोशियम टोटल कितने बनाने हैं? 2 गुच्छों में बनाने हैं। उनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 2 ग्रुप में उनको बांटना पड़ेगा। वो ज़्यादा हो सकते, कम हो सकते, इसलिए यहाँ पे फिक्स नहीं किया। फिर भी अगर एंड्रोशियम की बात करें तो ये 10 होते हैं, इतना आप दिमाग में डालो, 10 होते हैं। 9 स्टेमन तो एक बनाएंगे गुच्छा, और 1 स्टेमन अकेला पाया जाएगा। इस तरह से ये 10 स्टेमन आपको दिखाई देंगे मटर के पौधे में, डाइडेल्फस कंडीशन में। 9+1 कंडीशन आपको दिखेगी, डाइडेल्फस कंडीशन आपको दिखेगी। ठीक है, एकदम याद रखना है, 2 बंडल। चलो अब गाइनोशियम की भी बात कर लें। फ्लावर का लास्ट कंपोनेंट है गाइनोशियम, तो मैं लिखूंगा गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसकी हर एक यूनिट को हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। पिस्टिल बोलो या कार्पल बोलो। तो पिस्टिल और कार्पल
की अगर हम बात करते हैं तो एक सिंगल ओवरी होती है, सिंगल पिस्टिल होती है। आप ये लिखो, पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल होती है, केवल एक, मतलब मोनोकार्पलरी कंडीशन होता है मटर के फ्लावर में। मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल होती है, सिंगल पिस्टिल होती है। एक पिस्टिल है तो एक ही ओवरी होगी, एक ही स्टाइल होगी और एक ही स्टिग्मा होगी उसके पास, ठीक है। लेकिन ओवरी को अगर हम देखें तो वो सुपीरियर पोजीशन में होती है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, सबसे ऊपर ओवरी लगी होती है और बाकी के रिमेनिंग पार्ट उसके नीचे लगे होते हैं। मोनोकार्पलरी हो ही गया, एक ही कार्पल होती है, और एक कार्पल है तो इसमें एक ही चेंबर है, इस चेंबर को एक लोक्यूल बोलेंगे, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल पाए जाएंगे, ओव्यूल बहुत सारे होंगे। हाँ, इस तरह से ओव्यूल तो बहुत सारे होंगे, और बाद में ये जो ओवरी है वो फ्रूट एक बनाएगी इस तरह से, और उसमें जो ओव्यूल होंगे वो आपके ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। मटर की फली को अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे। तो ये आपका एक ओवरी है, एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, और उन ओव्यूल्स के यहाँ पर आपको ये सीड बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लेसेंटेशन की भी बात करेंगे तो प्लेसेंटेशन कौन सा हो जाएगा मटर के अंदर? मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहला प्लेसेंटेशन, वो हो जाएगा आपका मार्जिनल टाइप, मार्जिनल, मार्जिन पे लगे हुए ये पाए जाए। तो हमको ये सब कुछ इतना ज़्यादा रटना नहीं है, दिमाग में नहीं डालना है, जितना आपको याद हो जाए, जितना समझ में आ जाए उतना लिखना है, लेकिन फैमिली को डिस्क्राइब करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। फ्रूट की बात करेंगे तो इसकी जो फली बनेगी, इस फली को हम अगर बात करें तो लेग्यूम फ्रूट इसको बोलेंगे, क्योंकि लेगुमिनेसी पुराना नाम था, तो लेग्यूम फ्रूट होंगे, ठीक है। सीड इसमें हो सकता है कुछ फैमिली में एक बनता हो, किसी में बहुत सारे बनते हैं। जैसे मटर की बात करें तो बहुत सारे सीड यहाँ पे एक ही फ्रूट के अंदर पाए जाएंगे, और जितने भी डाइकॉट प्लांट के सीड होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है जब सीड का डेवलपमेंट होता है। तो हम कहेंगे कि नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इसके होते हैं डाइकॉट फैमिली में, और हमारा फेबेसी भी डाइकॉट है, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड इसको हम कहते हैं, एल्बुमिनस सीड, ठीक है। तो ये भी शब्द अगर दिमाग में रह जाए, याद रह जाए, तो थोड़ा लिखना है कि इसकी सीड को जब हम देखते हैं तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता, एंडोस्पर्म की जगह इसमें कॉटिलिडन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपका एक फैमिली को डिस्क्राइब करने का मैंने तरीका बताया। अब फाइनली इस फैमिली के जितने भी पौधे हैं, अगर वो आपके डेली यूज में काम आते हैं तो उनको भी आपको लिखना है, आखिर वो आपके क्या क्या काम आते हैं इस फैमिली के पौधे। इसको लिखते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आखिर इस फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक लाइफ में, किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो अलग अलग पौधे अलग अलग काम आएंगे, कुछ मेन जो पौधे हैं वो हमको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ पौधों से हमको दाल मिलती है, तो ये तो मेन है ही है, फैबेसी पौधों से दाल मिलती है, जैसे चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब से दाल मिलती है हमको। इसके बाद कुछ पौधों से हमको ईडेबल ऑयल मिलता है, खाने के लिए ईडेबल ऑयल मिलता है जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ग्राउंड नट इसी फैमिली में आएगा। हाँ, सोयाबीन, ग्राउंड नट। किसी से हमको कलर मिलते हैं, डाई, जिससे हम कलर मिलते हैं तो कपड़ों को रंगने में काम लेते हैं, तो डाई भी मिलते हैं, जैसे इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा नील, आपने पढ़ा होगा, नील की खेती करवाते थे अंग्रेज हमारे वेस्ट बंगाल में। हाँ, तो नील का जो पौधा होता है इसको बायोलॉजी में बोलते हैं इंडिगो फेरा। तो नील जैसा कलर मतलब डाई, ये भी पौधों से मिलता है, इसी फैमिली से मिलता है। किसी से फाइबर मिलते हैं, फाइबर से रस्सी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं,
हाँ, तो फाइबर भी मिलते हैं। फाइबर किससे मिलता है? खास तौर पे सन हेम्प, सन का जो पौधा होता है, सनीज होता है सन, उससे हमको फाइबर मिलते हैं, रस्सी बनाते हैं। कुछ चारे के रूप में पौधे काम आते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, उसको हम फॉडर बोलते हैं। फॉडर मतलब चारा पशुओं के लिए। और ख़ास तौर पे सिसबेनिया, ट्राइफोलियम, ऐसे करके कुछ बुक में नाम लिखे हैं, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ सजावटी पौधे होते हैं जिनको घरों में लगाते हैं, सजावट के रूप में गमलों में लगाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के रूप में लगने वाले पौधे। तो इसमें ल्यूपिन, बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, इसको लगाते हैं, सर्दियों में फ्लावर आते हैं। स्वीट पी, अपने आप में मटर भी बहुत सजावटी पौधा है। स्वीट पी, गार्डन पी, अलग अलग टाइप की वैरायटी आती हैं। मटर भी एक तरह से है। कुछ पौधे मेडिसिनल पर्पज के लिए भी काम आते हैं, मेडिसिन मिलती है, जैसे मुलेठी। हाँ, ये क्या है? मुलेठी। मुलेठी आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी है। इसकी डाली को अगर चूसते रहते हैं तो गला साफ होता है। गले में जो खराश होती है वो नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा गले में। इसकी एक डंडी को तोड़ के धीरे धीरे उसका जूस चूसते रहते हैं तो मुलेठी होती है। जो सिंगर लोग होते हैं ना, उनके पॉकेट में हमेशा मुलेठी पड़ा रहता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल, मान लीजिए हम तो ध्यान नहीं देते गले का, लेकिन सिंगर लोग क्या करते, जैसे खाली समय होता है वो मुलेठी का एक टुकड़ा लेके अपने मुंह में चबाते रहते हैं, उससे उनका गला साफ बना रहता है। तो मुलेठी इस तरह की जो थ्रोट इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल करने की एक दवाई के रूप में काम आता है। अब एक लास्ट फाइनल रह गया, वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए, आपके काम आएगा, कि मटर के पौधे के फ्लावर का जब हम डिस्क्रिप्शन कर रहे थे तो हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा। कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, कैनुशियम कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है। क्या एक सिंपल एक लाइन में हम सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते क्या? तो लिख सकते हैं। एक सिंपल, एक सिंगल लाइन में पूरे फ्लावर का एक डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। और जो भी डिस्क्रिप्शन आप करेंगे वो उस फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम कहलाएगा, फ्लोरल फॉर्मूला कहलाएगा, फ्लोरल फॉर्मूला। जैसे अभी मटर के पौधे को हमने पूरा डिटेल पढ़ा, इसका जो फ्लावर पढ़ा मटर का, हमने देखा कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बाइलेटरल सिमेट्री को एक सिंबल दिया गया इस तरह से, परसेंटेज, कि इसका ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, और यहाँ से इसको दो में बांट सकते केवल। तो ये जो सिंबल है ये जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते तो एक्टिनोमॉर्फिक को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते कि इसको ऐसे भी बांट सकते हैं और ऐसे भी बांट सकते हैं। तो ये आपका रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक, और ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री। तो हमारा जो मटर है वो तो ऐसा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब ये सिमेट्री हो गया। अब आप बताओ कि ये यूनिसेक्सुअल था कि बाइसेक्सुअल था? तो इसमें तो एंड्रोशियम भी था, गाइनोशियम भी था। तो देखो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो सिंबल होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये मेल है और ये आपका फीमेल है। तो यहां पर तो दोनों चीज है, तो हमने दोनों चीज करके ये लगा के इसके ऊपर अगर तीर का निशान भी लगा दिया तो ये आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा। तो मटर का पौधा हमारा बाइसेक्सुअल है, तो मैंने बाइसेक्सुअल का सिंबल लगा दिया। ठीक है। अब इसमें कैलिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले कैलिक्स का स्पेलिंग जरूर सी से शुरू होता है, कैलिक्स, लेकिन इसको जब फॉर्मूले में लिखते तो इसको के से रिप्रेजेंट करते, कैलिक्स को के। और के कितने थे? 5 थे, और 5 मैंने लिखा कि ये 5 थे, के 5 लिखा। और पांचों अगर अलग अलग थे तब तो आपका हो गया K5, लेकिन हमने देखा कि ये पांचों सीपल तो आपस में जुड़े हुए थे, तो जुड़े हुए हैं तो इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये देखो हो गया। इससे लिखने से तुरंत मालूम चलेगा कि सीपल 5 हैं और पांचों के पांचों आपस में यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट अगर नहीं लगाता तो पॉलीसीपेलस, अगर मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो गेमोसीपेलस हो गया। कैलिक्स के बाद कौन आएगा? कोरोला आएगा, वो भी सी से शुरू होता है, कोरोला।
तो कोरोला को सी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, कोरोला मतलब सी कितना थे, कोरोला आपके कितने थे। अब वैक्सिलरी एस्टिवेशन है तो एक तो ये बड़ा वाला था, दो अलग थे और फिर ये वाले आपके अलग थे इस तरह से। है तो यहाँ पर क्या हो गया, वन अलग है, एक अलग लाइन में है, दो अलग लाइन में है, दो अलग लाइन में है। तो मैंने लिखा 1 + 2 + 2 और ये जो लास्ट वाले दो थे ये दोनों तो आपस में जुड़ गए, फ्यूज हो गए तो ये लास्ट वाले दो को हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बात समझने की कोशिश करना। ये मैंने क्या लिखा, कोरोला लिखा 1 + 2 + 2 और लास्ट के 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ऐसा बंद क्यों किया, क्योंकि ये आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं ये दोनों। अगर ये सब के सब पांचों के पांचों जुड़े होते तो फिर हम इसको एक साथ इसके जैसे लिख देते। तो ये लिखने का तरीका है, इस फॉर्मूले से हमको क्लियर हो जाएगा। केवल फॉर्मूला हमको बता दो, हमको फ्लावर का इंफॉर्मेशन पता चल जाता है। एंड्रोशियम कितने हैं, एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेमन हमको मालूम था डाइडेल्फस है, 2 गुच्छों में 9 एक जुड़े हैं और वो 9 के 9 जो हैं वो आपस में जुड़े हैं, एक बंच बना रहे हैं, और एक जो है वो अकेला है, वो सिंगल है। तो एंड्रोशियम को लिखा 9 इन ब्रैकेट +1। और गाइनोशियम कितना है, गाइनोशियम को जी से लिखेंगे, वो केवल एक है। अब एक है तो इसको ब्रैकेट में लिखने से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो सिंगल है, वो किससे जुड़ी है, वो तो अकेली है। लेकिन ओवरी जो है अगर वो सुपीरियर है तो नीचे एक लाइन खींच देंगे। मतलब लाइन अगर नीचे खींचा और ऊपर लिखा एक, मतलब ओवरी एक है जो बाकी से ऊपर लगी है तो सुपीरियर। अगर मैं लिखता G1 और ऊपर लाइन खींचता तो ये हो जाता इन्फीरियर, और ये लिखता G1 और सामने अगर एक ऐसा लगाता तो ये हो जाता हाफ इन्फीरियर। अब मैंने तो लाइन नीचे खींची, मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो ये पूरा आपका हो गया मटर के फ्लावर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला मुझे मालूम है तो मैं इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ। डायग्राम कैसे बनाऊंगा, जैसे ये अभी मैं डायग्राम में शो नहीं करूंगा, ये शो नहीं करूंगा, सीधा के 5 बनाऊंगा, उनको भी जोड़ दूंगा। तो मैं एक रिंग बनाया इस तरह से। हाँ, पहले आपने एक ऐसे रिंग बनाओ, एक चूंकि जितनी भी यूनिट होती हैं वो एक चक्र में, एक सर्कल में, एक व्हॉर्ल में जुड़ी हुई होती है। अब इसके 5 टुकड़े करो, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और 5 हो गया। 5 टुकड़े मैंने लगभग इक्वल कर लिए। अब इसके अंदर की लाइन को ये इस तरह से आप जोड़ दो। देखो ये मैंने एक जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ दिया, फिर मैंने इसको जोड़ दिया, और ये कैसे आपस में चिपके हुए हैं ब्रैकेट में, तो इन सबको आपस में जोड़ दो। अगर ये चिपके हुए नहीं होते तो इनमें गैप दे देते हम, ठीक है। और इनको अलग अलग शो करने के लिए कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दो। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो ये इसके डायग्राम में सीपल्स को बनाने के लिए इस तरह से हम बनाते। सीपल्स को हम कैसे बनाते, ये एक तरीका हमारे पास है। पीटल्स को हम केवल ऐसे बना देते, बस ये आपका पीटल हो जाएगा। और जब टीपल होता तो हम इसको ऐसे बनाकर और बीच में एक इस तरह से सर्कल बना देते। तो ये सीपल, ये पीटल और ये आपका टीपल, ठीक है। तो फिलहाल सीपल थे, 5 के 5 थे, पांचों मैंने जोड़ दिए आपस में। वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको दिख रहा है, चूंकि हमने पढ़ा था, वॉल्वेट हो गया कनेक्ट, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ सी की बात लिखे तो कोरोला यहाँ 1 + 2 + 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 तो एक अलग लेवल पे बना दो। ये वाली लाइन में तो आपने 1 बना दिया, ये वाला आपने 1 बना दिया, ठीक है। इसके बाद 2 बनाओ तो 2 आपको एक अलग लाइन में बनाना पड़ेगा। ये इस लाइन में आपने 2 बना लिए, और फिर एक जो है वो आपको एक अलग लाइन में बनाना पड़ेगा। ऐसे मैंने बना लिया, ठीक है। एंड्रोशियम कितने, 9 + 1, तो 9 एंड्रोशियम को आप अलग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक को अलग बना दो।
ये 9+1 हो गया। अब गाइनोशियम एक लगा दो तो अंदर एक गाइनोशियम लगा दो, उसके अंदर एक ओव्यूल रख दो। ये आपका हो गया डायग्राम। ये कहलाता है फ्लोरल डायग्राम, ये कहलाता है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम से फॉर्मूला बनाते हैं। अगर फॉर्मूला है तो डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम है तो डायग्राम से फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते आप रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बाकी की फैमिली को भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उनके डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा समझाने का पूरा प्रयास किया, देखते हैं आपको समझ में आया ही होगा मुझे